हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, प्रेक्षय गति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रेगुलर हम लगभग 100 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। दिए गए समय में जमीन के ऊपर उड़ रहे रॉकेट की ऊंचाई मापने का सूत्र h बराबर 119t-7t² है, जहां t रॉकेट के प्रक्षेपित होने के बाद उनके ऊपर जाने में लगा समय और h बराबर t समय में भूतल से रॉकेट की ऊंचाई जमीन से टकराते समय रॉकेट की ऊंचाई 0 थी। तो प्रक्षेपण की कितने समय बाद रॉकेट जमीन से टकराएगा? तो रॉकेट जमीन से 17 के बाद टकराएगा। अगला प्रश्न, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझाया जा सकता है या संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो यह 45 डिग्री के कोण पर फेंके जाने पर कोई वस्तु अत्यधिक दूरी तय करती है। अगला प्रश्न, पारंपरिक रॉकेट में ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्सर्जित गैसों की उत्सर्जन दर होती है। तो उत्सर्जन दर 4000 मीटर प्रति सेकंड होती है। किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र होता है, तो कैसा होता है दोस्तों? यह परवलय होता है। ऑप्शन बी। किसी वस्तु का प्रक्षेपण जिनमें 3 दृश्यों द्वारा वस्तु को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लंबकोणीय कहते हैं। ऑप्शन सी। प्रक्षेप बल आघूर्ण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? यह चुंबकीय रूप से उत्पन्न होता है। एकरूपता से त्वरण की गई वस्तु बल का अनुभव करती है, तो यह बल का अनुभव गति की समान दिशा में करती है। ऑप्शन बी। किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो तय की गई दूरी परास कहलाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, हम लिफ्ट, उत्तोलन एवं सरल मशीन से संबंधित देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो वह बिंदु फलक्रम है। क्या है दोस्तों? फलक्रम। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो पैमाना वजन अधिक दिखलाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्यपद्धति पूरी तरह से डैश थी। तो कार्यपद्धति पूरी तरह से कैसी दोस्तों? मैकेनिकल थी। ऑप्शन ए। चाकू किसका उदाहरण है? तो चाकू बेडज का उदाहरण है। अगला प्रश्न,
यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी 5 मीटर है। 1000 बटा 200 इक्वल टू 5 मीटर। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है? यह कितना होता है दोस्तों बताइएगा? यह 6 गुना होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो समूह से कौन संबंधित नहीं है? हथौड़ा। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा सही है? तो सही कथन कौन है दोस्तों? एक लिफ्ट में वस्तु का वजन नीचे की ओर घट रहा है जबकि इसका द्रव्यमान समान रहता है। ऑप्शन डी। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखलाएगी? तो सबसे कम भार कौन दिखलाएगी? जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निर्मजित हो। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। ऑप्शन ए। यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही कौन है दोस्तों? बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होती है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक नहीं है? तो कौन नहीं है? एक पहिए का ठेला जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तोलक में बीम से पढ़ने के लिए बियरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है तो वह तृतीय श्रेणी की कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है? तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण कौन है? बर्फ उठाने की चिमटी। ऑप्शन सी। क्लास 2 लीवर में प्रत्यय और भार किस दिशा में जाते हैं? यह सामान्य दिशा में जाते हैं। सरौते और कैंची की एक जोड़ी को डायस क्लास 1 लीवर के रूप में माना जाता है। यह डबल क्लास 1 के लीवर के रूप में माना जाता है। किसी मशीन की दक्षता कभी भी डायस नहीं हो सकती है। तो कितनी नहीं हो सकती है? 100% नहीं हो सकती है। कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को डायस कहा जाता है। तो लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को प्रत्यय बल कहा जाता है। अगला प्रश्न, गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना डायस कहलाता है। तो सिर को ऊपर उठाना ठुड्डी पटक कहलाता है। ऑप्शन ए। क्लास 3 लीवर में प्रत्यय और भार किस दिशा में जाते हैं? यह समान दिशा में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्लास 1 लीवर नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो क्लास 1 का लीवर नहीं है? सरौता। ऑप्शन ए। क्लास 3 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन है?
प्रत्यन्य लोड और आधार के बीच में होता है। ऑप्शन बी। किसी साधारण मशीन की दक्षता को डायस के रूप में तय किया जाता है। इसे यांत्रिक लाभ बाई वेग अनुपात में तय किया जाता है। ऑप्शन सी। किसी पेच की चूड़ी पर बिंदु से अगले चूड़ी पर संगत बिंदु की दूरी को डैश कहा जाता है। तो संगत बिंदु की दूरी को पिच कहते हैं। अगला प्रश्न, आदर्श मशीन वे काल्पनिक मशीन है जो डैश होती है वह घर्षणहीन होती है। क्लास 1 लीवर में प्रत्यन्य और भार किस दिशा में जाते हैं? यह विपरीत दिशा में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो वह कैंची प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। उस घिरनी प्रणाली की दक्षता ज्ञात कीजिए जिसका यांत्रिक लाभ 2.5 हो और जहां रस्सी को 10 मीटर खींचने पर भार 2.5 मीटर ऊपर उठता हो। तो उसका है 62.5% है। अगला प्रश्न, 30 केजी और 15 केजी वजन वाले दो बच्चे झूले के एक तरफ आलम से क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। m केजी का एक लड़का झूले के दूसरी तरफ आलम से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठता है और झूला संतुलन की अवस्था में है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कौन नहीं है? एक पहिए का ठेला। ऑप्शन सी। उस घिरनी प्रणाली का यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता क्षमता 60% हो और रस्सी को 12 मीटर खींचने पर भार 3 मीटर ऊपर उठता हो। तो वह क्या है? 2.5। सरल मशीन के वेग का अनुपात मशीन में डैश द्वारा तय दूरी और डैश द्वारा तय दूरी का अनुपात होता है। यह प्रयास और भार के अनुपात का होता है। किसी भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया प्रयास 15 यूनिट है और मशीन द्वारा तय किया गया कार्य 3 है। तो भार ज्ञात कीजिए। तो भार इसका 45 यूनिट है। 15 तिरका 45 यूनिट। अगला प्रश्न, क्लास 1 लीवर का प्रयास डैश दिशा में होता है। यह एक दिशा में होता है। यह किस दिशा में होता है दोस्तों? एक दिशा में होता है। क्लास 1 लीवर का प्रयास एक दिशा में होता है। अगला प्रश्न, ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं। ये किस में प्रयुक्त होते हैं? विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। सीमर टिगर को डैश भी कहा जाता है। तो सीमर टिगर को वर्कारी परिपथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, लीफ स्प्रिंगों को अधीनस्थ किया जा सकता है। तो यह अधीनस्थ बकन प्रतिबल के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन एक गहन गुण है केवल इसे छोड़कर? तो किसे छोड़कर दोस्तों? द्रव्यमान को छोड़कर। पहली श्रेणी के उपकरणों का विवरण किया जाता है। तो इसका विवरण स्थैतिक संवेदनशीलता और अस्थायी समय में किया जाता है। ऑप्शन बी। जब एक दोलन करता है, सॉरी दोस्तों, जब एक दोलक दोलन करता है तो एक स्थिर गति से अपनी स्टिंग के साथ चलने वाले एक बिंदु द्वारा बनाए गए वक्र को क्या कहते हैं? तो इस वक्र को स्पाइरल कहते हैं। कोई स्वयं को क्यों एक डूबता हुआ महसूस करता है जब लिफ्ट नीचे जाती है? तो वह है हमारे शरीर में भारहीनता। ऑप्शन ए।
एक लिफ्ट जिसका भार 1.96 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन है को एक स्टील के तार ने संभाला हुआ है। जब लिफ्ट 2.2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है तो तार का तनाव क्या होता है? तो तार का तनाव 2.4 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन होता है। ऑप्शन ए। दोस्तों, हम घर्षण से संबंधित प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। कारों के बेयरिंग पैड में डैश गुण का उपयोग किया जाता है। इसमें किस गुण का उपयोग करते हैं? घर्षण का सकारात्मक प्रभाव गुण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी। दो सतहों के बीच सतही की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है, तो यह क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण। अगला प्रश्न, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि यह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण बल डैश कार्य करता है, तो घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? यह घर्षण बल के कारण रुक जाएगी। अगला प्रश्न, जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा? यह पैड और रिम के बीच का घर्षण पहिए की गति को रोकेगा। ऑप्शन बी। दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है? तो वह इंटरलॉकिंग। अगला प्रश्न, घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है? तो कौन सा कार्य कठिन है दोस्तों? गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। ऑप्शन डी। संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच डैश की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है, तो घर्षण के कारण अनियमितताओं का बनती है। ऑप्शन ए। जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं? तो यह है घर्षण। स्क्रू, बॉल बियरिंग और जूते के तले में घर्षण का क्या प्रभाव होता है? तो इसमें घर्षण इन सामग्रियों को घिसता है और उन्हें क्षति पहुंचाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं? इसमें ट्रेड घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है, तो क्या उचित नहीं है? कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण जमीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट डैश होता है, यह से हमेशा कम होता है। क्या दोस्तों? आउटपुट कार्य से इनपुट से हमेशा कम होता है। ऑप्शन ए। कार्य करते समय डैश के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट के कम होता है, तो यह क्या है दोस्तों? घर्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घर्षण बल न्यूटन होता है? तो किसका घर्षण बल न्यूटन होता है? रोलिंग का। पृथ्वी की सतह पर जहां हवा का घर्षण नगण्य होता है वस्तुएं डैश सहित गिरती है, तो वस्तुएं सामान्य त्वरण के साथ गिरती है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है।
उस बल का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो वह संपर्क बल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु की गति 20% बढ़ जाती है तो इसकी गति ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो गति ऊर्जा में वृद्धि 44% होगी। दो पिंड जिसका द्रव्यमान m और 9 मीटर है तो समान गति ऊर्जा के साथ घूम रहे हैं, उनके रैखिक गति का अनुपात क्या होगा। तो इनके रैखिक गति का अनुपात 1:3 होगा। समतल भूमि पर उबड़ खाबड़ ऊर्ध्वाधर दीवारों से एक सीढ़ी टिकाई गई है तो घर्षण बल होगा। तो घर्षण बल क्या होगा दोस्तों, ऊपरी छोर पर ऊपरी की ओर, ऑप्शन सी। इंजन में से निष्कासित गैसों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है। हम जमीन पर किसके कारण चल पाते हैं। हम जमीन पर घर्षण के कारण चल पाते हैं। जब मैं अपने सिंथेटिक रेशे से बने कंबल को व्यवस्थित कर रहा था तो उनमें से कुछ चिंगारियां उड़ रही थी। ये किसके कारण थी। यह घर्षण विद्युत के कारण थी। मैकेनिक साइकिल या मोटर के गतिशील हिस्सों के बीच ग्रीस क्यों लगता है। तो ग्रीस क्यों लगाते हैं, घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में लगाते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं। तो हम क्यों गिरते हैं। केले का छिलका चिकना होता है और इस पर घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए हमें खड़े होने की आवश्यक पकड़ नहीं मिलती है, इसलिए हम गिर जाते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्नेहक द्वारा क्या कम किया जाता है। तो क्या कम करते हैं दोस्तों, सतहों की अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग को कम करता है, ऑप्शन डी। स्नेहक किसी मशीन के गतिशील हिस्सों के बीच घर्षण को कैसे कम करता है। तो यह घर्षण को स्नेहक गतिशील पुर्जों के बीच एक पतली फिल्म बनाता है ताकि वे सीधे एक दूसरे से रगड़ ना खाए, ऑप्शन सी। जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ खुरदरे पदार्थ क्यों लगाते हैं। बेहतर पकड़ प्राप्त करने हेतु घर्षण को बढ़ाने के लिए अपने हाथों पर खुरदरे पदार्थ को लगाते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्या सतहों पर पॉलिश करने या स्नेहक की बहुत सी मात्रा का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। तो यह घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ अनियमितताएं बनी रहेंगी, ऑप्शन ए। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, या लोटनी घर्षण की आवश्यकता होती है। कैरम खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं। तो घर्षण को कम करने के लिए हम बोर्ड पर बारीक पाउडर छींटते हैं, ऑप्शन डी। सतह पर पॉलिश किस उद्देश्य से की जाती है। तो यह अनियमितताओं को कम करने और इसे सुचारू बनाने के लिए की जाती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस कारक पर द्रव में किसी वस्तु पर घर्षण बल निर्भर करता है। तो यह किस पर निर्भर करता है, इनमें से सभी पर निर्भर करता है। जूते के तलवों में खांचे क्यों बनाए जाते हैं। तो जूते के तलवों में खांचे घर्षण को बढ़ाने और बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए जूते के खांचे बनाए जाते हैं। सॉरी दोस्तों, जूते के तलवों में खांचे बनाए जाते हैं, ऑप्शन बी।
लगेज में रोलर क्यों लगाए जाते हैं? तो लगेज में रोलर लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, इसलिए लगेज में रोलर लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए। साइकिल और ऑटोमोबाइल की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए। किसी वस्तु को तुरंत विरामावस्था से चलना शुरू करने के लिए घर्षण से निपटने के लिए आवश्यक बल को क्या कहा जाता है? तो इस आवश्यक बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ऑप्शन सी। घर्षण कम करने के लिए किसी मशीन के गतिशील भागों के बीच क्या रखा जा सकता है? तो इसके बीच एयर कुशन रखा जा सकता है। सीलिंग फैन और साइकिल के हब और धुरी के बीच घर्षण को कम करने के लिए किस मशीन पुर्जे का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण की तुलना करें। इसकी तुलना क्या है? सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कम होता है। ऑप्शन ए। इनमें से किसके द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बलों को ड्रैग नाम दिया गया है? तो ड्रैग द्रव को नाम दिया गया है। हवा से गुजरने वाली वस्तुओं पर हवा द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? तो इस पर घर्षण बल लगाया जाता है। जब वस्तुएं द्रव से होकर गुजरती है तो द्रव द्वारा उन पर कौन सा बल लगाया जाता है? इसमें घर्षण बल लगाया जाता है। घर्षण को बढ़ाने और गेंद पर बेहतर पकड़ प्राप्त करने के लिए क्रिकेट गेंदबाज क्या करता है? वह क्रिकेट की गेंद को अपनी जांघों पर रगड़ता है। ऑप्शन सी। तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न, सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति डैश होती है। तो सापेक्ष गति क्या होती है? संघर्ष होती है। अगला प्रश्न, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है। तो यह कैसा होता है दोस्तों? यह छोटा होता है। स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।